हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इस चैनल पर कंप्लीट कर दिया गया है। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव दोस्तों हर वीडियो को अलग अलग पार्ट में और उसका दोस्तों प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री, घटना चक्र, पूर्वावलोकन। तो आप जाके दोस्तों उसको सर्च करके आप उस प्लेलिस्ट को में सारे वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों ये शुरू हो रहा है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें दोस्तों थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाए। और दोस्तों आगामी आने वाली परीक्षा बीपीएससी TRE 4, बिहार एसआई और बिहार पुलिस और दोस्तों बीपीएससी 71 के लिए ये सीरीज चल रहा है। तो आप लोग अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी का, तो आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स भी करवाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का और अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का। और ख़ुद दोस्तों मेहनत करके दोस्तों जो है वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाषाण काल से। प्राचीन भारत के इतिहास के दोस्तों पहला चैप्टर है पाषाण काल। इसमें दोस्तों सब्जेक्टिव पहले देखेंगे, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव में दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको अंडरलाइन करा के यहीं पर याद करवा दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को सही से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसी को दोस्तों पाषाण, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिस काल में दोस्तों लिखित का कोई साक्ष्य नहीं मिला है उस काल को जो है या उस इतिहास को दोस्तों प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उस काल को। ठीक है। जैसे आदि ऐतिहासिक काल, इसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाने के कारण उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। आप लोग इतिहास जानते हैं 3 काल में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री, जिसमें दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, यानी कि जिसको लिखा भी गया है, पढ़ा भी जा सकता है, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप कि जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे प्रागैतिहासिक काल, और आदि ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं पर उसे जो है पढ़ा नहीं जा सका। और अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो इसीलिए उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक बात जान लीजिए दोस्तों, हड़प्पा जो है ये आदि ऐतिहासिक काल है। इसमें साक्ष्य तो मिले हैं लिपि के, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए दोस्तों हड़प्पा को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक के अंतर्गत जो है पाषाण कालीन सभ्यता और आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है जिसमें लिखित का कोई साक्ष्य नहीं मिला है दोस्तों, उसी काल को दोस्तों पाषाण कालीन सभ्यता कहते हैं। याद आ गया। और आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है आदि ऐतिहासिक काल है। और ताम्र सभ्यता, ये भी आदि ऐतिहासिक काल है। इसमें लिपि के साक्ष्य थे पर उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है दोस्तों, ताम्र सभ्यता में आहार और जौरवे आती है, जबकि वैदिक संस्कृति से ऐतिहासिक काल का शुरुआत होता है। यानी कि दोस्तों हड़प्पा के बाद जो है वैदिक संस्कृति आता है, उस समय से जो है ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो ये इतिहास के कुछ बेसिक पॉइंट थे दोस्तों, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि पढ़ने, यानी वैदिक संस्कृति से जो है हम लोग इतिहास को पढ़ना शुरू किया। ऐतिहासिक काल माने हैं। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान यानी रिसर्च शुरू हुआ था।
तो ये डेट भी आप याद रख सकते हैं। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का रिसर्च शुरू हुआ था। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार के उपकरण मिले हैं, तो उसके आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ये है दोस्तों, देखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको जरूर याद रखिए। ये किस आधार पर बताया गया है या बांटा गया है, विभाजित किया गया है? उपकरण की भिन्नता के आधार पर, अलग अलग प्रकार के उपकरण मिले हैं, उसके आधार पर दोस्तों पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में। अब याद रखिए दोस्तों, उपकरण की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। बस आप एक बार रीडिंग कर लीजिए दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए इस चैप्टर को बस जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे। बस आप ये 3 याद रखिएगा, उपकरण की अलग अलग क्वालिटी के आधार पर जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल बांटा गया है। फिर जो है पूरा पाषाण को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है, इसको देख लीजिए। पूरा पाषाण काल यानी पूरा पाषाण काल से पहले, इसमें कोड उपकरण जैसे हस्त, कुठार, खंडक, विदारणी, बस पढ़ लीजिए, याद नहीं करना है। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, जिसमें फलक उपकरण, तथा उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण, ये सब मिले हैं। ठीक है। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर, चापिंग, पेपुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले पंजाब से प्राप्त हुआ है, सोहन नदी के घाटी, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मद्रास के समीप जो है बदमदुरई तथा अतिरमपक्कम से हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी दोस्तों, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए थे। कहाँ पर? सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई से और अतिरमपक्कम से। इस संस्कृति के अन्य उपकरण जो है क्लीवर, स्क्रैपर, ये सब मिला है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वैज्ञानिक जो है रॉबर्ट फ्रूस फुट, जो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, ये कौन थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास जो है पलवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। तो बस इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों बता देंगे। उनके मित्र थे विलियम किंग ने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले थे। उनके मित्र थे विलियम किंग। नेक्स्ट है, वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। ठीक, 1935 ईस्वी में बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देश में अनुसंधान किया गया। पूरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। अस्थि निर्मित यानी हड्डी से निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है दोस्तों, फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति। इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया था। ये जो फलक उपकरण है दोस्तों, इसका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन जो है ये पूर्णतः प्राकृतिक था, इसको याद रखिएगा। ये पूरा पाषाण कालीन जो मानव थे, इसका जीवन जो है पूर्ण रूप से प्राकृतिक था दोस्तों। और ये पूरा पाषाण काल के, और वे प्रधानतः जो है मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर करते थे, इसलिए इसको प्राकृतिक कहा जाता है इसका जीवन। और तथा उनका भोजन जो है मांस अथवा कंदमूल हुआ करता था।
पूरा पाषाण काल के मानव का। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे मांस कच्चा खाते थे। अग्नि का आविष्कार इस समय नहीं प्रचलित था। इस युग का मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। तो पूरा पाषाण को याद रखिएगा, मानव शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूरा पाषाण काल के बारे में है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट सब आ रहा है, इसको याद रखिएगा। दूसरा नंबर देखिएगा, भारत में मध्य पाषाण, पूरा पाषाण के बाद दोस्तों 3 कैटेगरी में पाषाण काल को बांटा गया है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो पूरा पाषाण के लोग के बारे में पढ़ लिए थे कि वे लोग पूर्णतः प्राकृतिक जीवन जीते थे, वे शिकार पर निर्भर रहते थे, मांस का कंदमूल खाते थे, अग्नि उस समय खोज नहीं हुआ था, वे उस योग मतलब पूरा पाषाण के लोग दोस्तों मानव जो है वो शिकारी और खाद्य संग्राहक मुख्य रूप से उस समय कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था उन लोगों को। अब आइए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम 67-68 ईस्वी में जॉब आर्कीबाल्ड ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्रित यानी रॉक पेंटिंग खोज निकाले थे। ये मध्य पाषाण काल में जो है दोस्तों आर्कीबाल्ड जो थे, इन्होंने शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग खोजा था कि हाँ विंध्य क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों विंध्य क्षेत्र। तो वहाँ पर मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार जो है सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार होते थे। इसको भी याद रख सकते हैं कि मध्य पाषाण के जो है औजार बहुत सूक्ष्म पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थरों से निर्मित होते थे। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मानव अस्थि जो है ये सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू होता है। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, ये गुजरात में है लंघनाज। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण यानी पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशु की हड्डी, कब्रिस्तान और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। ये सब याद नहीं रखना है, बस समझ लीजिए। मध्य पाषाण कालीन मददाहा, ये याद रखना है, ये मध्य पाषाण कालीन जगह का नाम है मददाहा। मददाहा को याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, प्रतापगढ़ में। वहाँ से हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मददाहा से हड्डी और सिंह से निर्मित उपकरण मिले हैं। और G.R. शर्मा ने मददाहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। ये बूचरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सिंह निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। उसके बाद है दोस्तों डॉक्टर जयनारायण पांडे, इसके द्वारा जो है जयनारायण पांडे के द्वारा जो है लिखित पुस्तक था पुरातत्व विमर्श। इसमें मददाहा, सराय, नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। बस आप ये क्षेत्र याद रखिएगा, मददाहा, सराय, नाहर राय पूरा नाम है और दमदमा, ये 3 क्षेत्र जो थे यहाँ से हड्डी स्थलों से हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं। दमदमा में दोस्तों यहाँ देखिएगा दोस्तों, दमदमा में किए उत्खनन के फलस्वरूप जो है पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव का समाधान ज्ञात हुए हैं दमदमा से। इन समाधानों में 5 समाधान युग्म समाधान है यानी जोड़ा में मिला है, और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं दमदमा में। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। तो ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है सराय नाहर राय, चूँकि यहाँ ऐसी समाधि मिले हैं जहाँ 4 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दमदमा में जो है युग्म में जोड़ा में भी मिले हैं, अकेला भी मिले हैं, और
एक एक कंकाल मिले हैं और एक एक कंकाल भी मिले हैं, यानी 3 मानव के कंकाल भी मिले हैं। कहाँ? दमदमा में। और ये सराय नहराय में दोस्तों 4 मानव कंकाल मिले हैं, इसको याद रखिएगा। यहाँ की कब्रें, जिसको समाधि कहते हैं दोस्तों, आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, तो इसको भी याद रख सकते हैं कि यहाँ मतलब सराय नहराय में, यहाँ तो जो कब्र था दोस्तों वो घर के अंदर था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कब्रें छिछली और अंडाकार होती थी, ये उसका आकृति है। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाणिक उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ जो है सुरक्षित हालत में है और अधिकांश क्षत विक्षत है। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। बस लेखैया आपको याद रहना चाहिए कि इस पाषाण काल में कहीं है लेखैया। पशुपालन का प्रारंभ जो है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो जैसे हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट कि पूरा पाषाण काल में जो है मानव का जीवन जो है पूर्णतया प्राकृतिक था। वे शिकार पर निर्भर रहते थे और कच्चा मांस और कंदमूल खाते थे। उस समय दोस्तों मानव जो है शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। उस समय पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। लेकिन वहीं दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, उसमें पशुपालन जो है शुरू हो गया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है दोस्तों, आदमगढ़ याद रखिएगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, तथा बागोर जो है ये भीलवाड़ा राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिला में, और बागोर जो है ये भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। अगला देखिएगा दोस्तों, मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़ कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। तो इसको भी याद रखिएगा, मानव शिकार करके, मछली पकड़ करके और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। और पशुपालन तो इस समय शुरू ही हो गया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका, इसको भी याद रखिए। ये प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अगर कहीं भी पूछ देगा दोस्तों प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का जो है श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो ये भीमबेटका है, जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 243 को क्रमांक दिया गया है, यानी नंबरिंग किया हुआ है। और इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी भी मिला है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो इसको याद रखिएगा, भीमबेटका शैल चित्र को यूनेस्को विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया है। और ये दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। उसके बाद तीसरा दोस्तों आ जाइएगा, पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया। अब नव पाषाण के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा है पाषाण काल का नव पाषाण काल। इस समय सर्वप्रथम खाद्यान्न का उत्पादन जो है नव पाषाण काल में शुरू हुआ। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुआ था, और जो है नव पाषाण काल में जो है खाद्यान्न का उत्पादन शुरू किया गया। तो इसको याद रखिए, यानी कि कृषि का ज्ञान नव पाषाण काल में हुआ। इसी काल में जो है गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा, किसकी कृषि शुरू में प्रारंभ हुई थी? गेहूं की। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लौहरा देव है। तो ये लौहरा देव दोस्तों इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखिएगा। लौहरा देव ये प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप में जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है, जो कि संत कबीर नगर जिले में स्थित है। लौहरा देव जो उत्तर प्रदेश में है। लौहरा देव कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं।
यह स्थल है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए जोर दे रहे हैं दोस्तों इस पर। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व यानी BC से 7000 BC मध्य के चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहीं लौहरा देव से जो है दोस्तों चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ जो है खाद्यान्न का उत्पादन नवपाषाण काल में शुरू हुआ और नवपाषाण काल में ही गेहूं की कृषि दोस्तों शुरू हुआ था। उसके बाद जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है लौहरा देव है, और लौहरा देव से ही दोस्तों इतना से इतना BC के मध्य चावल के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लौहरा देव से चावल के साक्ष्य। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व जो है, इस खोज से पूर्व जो है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, याद रखिएगा दोस्तों इसको, प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल जो था मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि दो इम्पोर्टेंट स्थल को जरूर याद रखिएगा। ये मेहरगढ़ है दोस्तों, ये मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो इसको याद रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, जहाँ जो है दोस्तों 7000 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, इस उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय मतलब कि 900 BC से 700 BC जो है दोस्तों, 900 BC से 700 BC और यहाँ 700 BC, यानी पहले लौहरा देव में मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, संत कबीर नगर जिले में। और दूसरा है दोस्तों मेहरगढ़, यहाँ से जो है गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ये दोस्तों 700 BC के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और लौहरा देव से जो है दोस्तों, यहाँ देखिएगा अभी जस्ट पढ़ाए हैं, लौहरा देव जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है ये लौहरा देव। और यहाँ से दोस्तों चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों गेहूं के साक्ष्य याद रखिएगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, वहाँ से मिले हैं 7000 BC के। लौहरा देव में 9000 BC से 7000 BC के मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है दोस्तों, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा दोस्तों इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 BC के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो कोल्डिहवा को भी याद रखिएगा दोस्तों। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है वाला स्थल अगर कहिएगा तो ये कोल्डिहवा से मिला है, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल, जो कि कोल्डिहवा कहाँ पे है? इलाहाबाद जिला में है, बेलन नदी के तट पर। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कोल्डिहवा, मेहरगढ़ और लौहरा देव। लौहरा देव से दोस्तों चावल के साक्ष्य, मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य, और ये कोल्डिहवा जो है, कोल्डिहवा से चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि इलाहाबाद में स्थित। चीन के जो यांगजी नदी है दोस्तों, उस घाटी क्षेत्र में 7000 BC चावल उगाया गया था। ये भी चीन में है, यांगजी नदी घाटी के क्षेत्र में। मक्का जो है दोस्तों, ये लगभग 6000 BC का है, जो प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया है। मक्का कहाँ पर पाया गया है? मेक्सिको में। बाजरा दोस्तों चीन में, सोरघम पूर्वी अफ्रीका में, राई साउथ ईस्ट एशिया में यानी दक्षिण पूर्व एशिया में, और जई जो है ये यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे आप नहीं भी याद, मक्का को जरूर याद रखिए। मक्का मेक्सिको से आया है, बाजरा जो है ये चीन से आया है। उसके बाद जो है राई जो है दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया से आया है, और जई जो है, जई दोस्तों यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था 2300 BC में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए,
3 मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से दोस्तों। यहाँ से जो है पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल ये बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। मानव कंकाल जो है कुत्ता के कंकाल के साथ बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं, बुर्जहोम से गर्त आवास। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। डी टेरा और पीटरसन जो है 1935 ईस्वी में बुर्जहोम की खोज किया था, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, गुफ कराल। ये गुफ कराल जो है ये कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है, तो इसको जरूर याद रखिएगा गुफ कराल को। तो गुफ कराल कश्मीर में स्थित है जहाँ नवपाषाणिक स्थल मिले हैं। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा, इसको जरूर याद रखिए। गुफ कराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। क्योंकि ये नवपाषाणिक काल में मिले हैं, तो नवपाषाणिक काल में दोस्तों कृषि और पशुपालन का कार्य दोनों शुरू हुआ था। चिरांद जो है ये बिहार के सारण जिला में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चिरांद ये नवपाषाणिक काल है, यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद से, जो कि सारण जिला में है। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं चिरांद से। यहाँ से यानी चिरांद से प्राप्त हिरण के सींगों से निर्मित है। चिरांद से जो उपकरण प्राप्त हुए वो हिरण के सींग से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में जो है मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये राख के टीले जो है दोस्तों नवपाषाण काल में संगनकल्लू से मिले हैं, जो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। संगनकल्लू, यहाँ से राख के टीले मिले हैं। उसके बाद पिकली हल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं, लेकिन संगनकल्लू याद रखिएगा कर्नाटक। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के जो है मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी आग जो है दोस्तों ये नवपाषाण काल में खोजा गया। नेक्स्ट देखिएगा, धातुओं में सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग शुरू हुआ। इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है कि पत्थर और तांबा के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। ताम्रपाषाण युग की बस्तियां साउथ ईस्ट राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है अनेक पुरास्थल की खुदाई हुई है। ये है आहार, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट है आहार। आहार का प्राचीन नाम जो है ये ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह से प्रचलित है। आहार मतलब तांबा वाली जगह। गिलुंद, बालाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। यहाँ पर आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है।
उसके बाद है दोस्तों, गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं। आहार संस्कृति अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से अलग क्यों है? क्योंकि जहाँ दूसरों केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर जो है सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है। इसलिए ये आहार संस्कृति जो है अन्य ताम्रपाषाण संस्कृति से अलग है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद रंग का भी चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल है। नवदा टोली याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। ये कहाँ है नवदा टोली? मध्य प्रदेश में, और ये ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इसका खनन जो है एच.डी. संकालिया ने किया था, तो इसको याद रखिए, एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली को उत्खनन किया था। यहाँ से मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड जो है नवदा टोली के, ये लाल और काले रंग के हैं, जिन पर जो है ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। अगला है दोस्तों, कैथा संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण है, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कैथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किला बंद है। मध्य प्रदेश में कैथा और एरन की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां जो है ये किला बंद है, किले से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है। ये महाराष्ट्र का है, अहमदनगर जिला में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। तो दैमाबाद याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी महाराष्ट्र, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति जो इतना से इतना बीसी के हैं उससे संबंधित है। अब तक ज्ञात 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का दैमाबाद सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है गोदावरी के दैमाबाद, ये सबसे बड़ा स्थल है जोरवे स्थलों में। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है दैमाबाद, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जो है ये जोरवे संस्कृति का स्थल है। यहाँ से नेवासा से पटसन का साक्ष्य मिला है। टोटीदार पात्र परंपरा जारवे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। ये टोटीदार जो है पात्र जो देखते हैं मुसलमान लोगों को, ये परंपरा दोस्तों जौरवे संस्कृति से ही आया है, तो इसको भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है ये जौरवे संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दबाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण काल संस्कृति जिसको जौरवे संस्कृति कहते हैं, यहाँ से नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थल में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में, नॉर्थ से साउथ दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आरंभिक ताम्रपाषाण, यहाँ देखिएगा, आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनामगांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है।
कहाँ पर? पश्चात में, जिनमें 4 कमरे आयताकार है और 1 वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें मिली हैं। यह बस्ती किलाबंद है इनाम गांव और खाई से घिरी है। तो इनाम गांव क्यों इम्पोर्टेंट है? यह बस्ती किलाबंदी है और खाई से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे। ठीक है, शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिला है इनाम गांव से। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद, जो बिहार में स्थित है, के अलावा बर्दवान जिले के पांडु राजार ढीबी और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में महिसदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। बस आप चिरांद याद रखिएगा। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई है वे है बिहार में सेनुवार, याद रखिए ये बिहार में स्थित है, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटोरे बनाते थे। कहाँ के लोग? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। यहाँ के लोग जो है मेनली रूप से क्या करते थे? मवेशी का पालन और कृषि करते थे, जबकि बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लोग क्या करते थे? अधिकतर टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटोरे बनाते थे। लेकिन दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण लोग मवेशी पालन और कृषि के कार्य करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य अनाज जो है गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे को भी खाते थे। तो इसको भी याद रखिए, गेहूं चावल के अलावा बाजरे की भी खेती होती थी वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे। शिल्प कर्म में, आर्टिसियन में दोस्तों, और पत्थर का काम भी अच्छा से करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटी काएँ भी बनाते थे। वे लोग कटाई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली हैं मालवा में, तो उससे प्राप्त जानकारी मिलता है कि वे लोग कटाई और बुनाई जानते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति जिसको टेराकोटा कहते हैं, उनको बनाने के कारीगर भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इसलिए इनाम गांव को याद रखिएगा। महाराष्ट्र में है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूपी है। मालवा में मिला, इनाम गांव में मिला है मातृ देवी। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती है कि सांड, वृषभ मतलब सांड होता है दोस्तों, वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ये कहाँ मिला था? मालवा और राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों, पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनके का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर सिर्फ कुछ बर्तनें हैं। महाराष्ट्र में जो है मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में जो है, ये तो पश्चिम भारत हो गया महाराष्ट्र, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में रखता था, तो इसको भी याद रखिएगा। पूर्व और पश्चिम में रखता था दक्षिण भारत में, और महाराष्ट्र में दोस्तों उत्तर दक्षिण में रखता था। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान जो है
प्रचलित था। संपूर्ण समाधान यानी एक्सटेंडेड बरियल, इसको कहते हैं संपूर्ण समाधान। ये पश्चिमी भारत में प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान यानी फ्रैक्शनल बरियल यानी थोड़ा सा जलाते थे, पूरा नहीं जलाते थे, जबकि पश्चिमी भारत में संपूर्ण जलाते थे। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार है तथा 102 चांदी के पतले पत्थर भी है। अगला है दोस्तों, कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खैतरी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। ये गणेश्वर स्थल राजस्थान में जो खैतरी है दोस्तों, जहाँ झुंझुनू क्षेत्र है जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ निकट मिलता है ये गणेश्वर स्थल। दक्षिण भारत में जो है ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलन, कल्लू, मस्की, हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। ये सब सिर्फ रीड करना है दोस्तों, अंडरस्टैंड नहीं करना। ऑब्जेक्टिव जो वीडियो डालेंगे उसमें जितने भी फैक्ट होंगे बस उतना याद रखिएगा, और इसमें जो आपको एक एक बताया गया है बस उतना ही याद रखना है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति का अधिक परिमाण मिला है, तो इसको भी याद रखिएगा। दक्षिण भारत में कृषि कम होता था, उसके जगह कृषक की अपेक्षा चरवाहा संस्कृति यानी चराने वाले की अधिक संख्या मिलती है दक्षिण भारत में। ये फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम जो है 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। कब? 1861 ईस्वी में। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उस समय दोस्तों भारत का वाइसराय था लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने ही 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया, और 1871 10 साल बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में भी गठित कर दिया। और वर्ष 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। 1901 ईस्वी में ASI की स्थापना हुआ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहते हैं दोस्तों, और ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और इसके प्रथम महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जॉन मार्शल। इसको याद रखिएगा, जॉन मार्शल। और 1902 में जॉन मार्शल ने पदभार ग्रहण कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसको अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। थ्योरी में अगर आप डबल स्पीड भी करके एक बार सिर्फ समझ लेते हैं, और बस आपको इसमें पाषाण काल में जितने ऑब्जेक्टिव दिए हैं ना, और ये करवा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप जो है इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव को भी याद कर लेते हैं तो पाषाण काल आपका कंप्लीट है। तो ओके दोस्तों, चैनल पर है पहली बार तो थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, और आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।